दोस्तों, ईरान के आसमान में अजूबा हो रहा है। कल ईरान ने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को ठोका था और आज अमेरिका के F-16 को ठोक दिया, जिसमें एक F-16 इजराइल वायुसेना का है और दो अमेरिका के हैं। अब ईरान सेना के प्रवक्ता के मुताबिक तड़के 3:45 पर 3:45 पर सेंट्रल ईरान के एयर स्पेस में इजराइल के F-16 को देखा गया, फाइटर जेट को देखा गया और इसको ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने, मिसाइल सिस्टम ने इस जहाज़ को ठोक दिया। ये ईरान के सेना के प्रवक्ता का कहना है और इससे पहले उन्होंने कहा कि 2 F-16 और भी गिराए गए हैं ईरान के एयर स्पेस में। अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि अमेरिका पूरी तरह से हिला हुआ है, क्योंकि ये पूरी दुनिया की सबसे महंगी मशीनें, सबसे महंगे फाइटर जेट्स हैं। अगर आप F-35 की कीमत देखेंगे तो दुनिया का सबसे, आप कह सकते हैं, बेशकीमती स्टेल्थ फाइटर है, जिसकी तकरीबन बेस प्राइस 905 करोड़ है, 905 करोड़ है। और अगर आप F-16 को देखेंगे, 4th जनरेशन जहाज़ है ये, इसकी कीमत तकरीबन, एक जहाज़ की कीमत 665 करोड़ रुपए। और अगर साजो सामान के साथ, जब भी कोई देश ये जहाज़ खरीदता है तो साजो सामान के साथ खरीदता है, तब इसकी जो कॉस्टिंग आती है, जैसे मिसाल के तौर पर F-35 1000 करोड़ का एक जहाज़, एक फाइटर जेट पड़ता है साजो सामान के साथ। और सवाल यहाँ पैसे का नहीं है, प्राइस का नहीं है, प्राइड का है। प्राइस का नहीं, प्राइड का है। अमेरिका की साख का है, जिसको ईरान ने धूल में मिला दिया है। और पूरी दुनिया चौंकी हुई है कि वो जहाज जिसे रडार नहीं पकड़ सकता, एयर डिफेंस सिस्टम ठोक नहीं सकती, वो जहाज चिड़िया की तरह जैसे कोई गुलेल से निशाना साधा जाए, ठोका जा रहा है। बहरहाल, जो बड़ी खबर यह है कि F-35 के बाद F-16 और उससे पहले कुवैत में जो 3 फाइटर जेट्स चिड़िया की तरह आसमान से नीचे गिर रहे थे, इनके बाद पूरी तरह से अमेरिका की सेंट्रल कमांड का मतलब अमेरिका की मध्य कमान, जो पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करती है, वहाँ पर घबराहट है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो F-35 है, इनकी स्क्वाड्रन F-16 और F-15, ये जो तीनों फ्लीट्स हैं जहाज़ों की, इनको पीछे हटाया जा रहा है। डर इस बात का है कि कहीं ईरान की मिसाइलें, ईरान का डेटा सिस्टम इन जहाज़ों को हैंगर में, यानी एयर बेस में ही कहीं मार ना गिराए। अब दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जो भी दावे करें जीत के या अपनी बढ़ाई के, सच्चाई ये है कि मैंने पहले भी कहा, सेंट्रल कमांड, अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है, जो मिडिल ईस्ट को, मध्य एशिया को कंट्रोल करती है, अंदर से पूरी तरह हिली हुई है। इसमें बहुत से जो विमान हैं, जो फाइटर जेट अब टारगेट कर रहा है ईरान, जैसे F-16 कह लीजिए या फिर F-15 कह लीजिए, ये जहाज़ कुवैत के एयरबेस में थे, या कुछ जहाज़ इसमें से उसकी फ्लीट कतर में थी, या फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एयरबेस पे थी। और जब ईरान इन एयरबेस पर हमला करने लगा कुवैत में और ख़ासकर दुबई में, तो इन जहाज़ों को रीपोजीशन किया गया जॉर्डन में और साइप्रस में। अगर आप नक्शे में देखें तो ये जहाज़ दुबई से या कुवैत से जॉर्डन की तरफ शिफ्ट किए गए, कुछ जहाज़ साइप्रस की तरफ शिफ्ट किए, साइप्रस जो बीच में समंदर में टापू है, वहाँ शिफ्ट किए कि ये जहाज़ सुरक्षित रहें। लेकिन अब जिस तरह से मिसाइल हमले हो रहे हैं इन जहाज़ पर, खबर ये आ रही है कि इन जहाज़ों को अब शिफ्ट किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर F-35 और F-15, ये जो दोनों जहाज़ हैं, इनको लेकनहीथ, ब्रिटेन, इंग्लैंड में शिफ्ट किया जा रहा है, रीपोजीशन किया जा रहा है, पीछे हटाया जा रहा है यूरोप की तरफ। इसी तरह से F-16 जो जहाज़ है, इनको अब 2 जगह ले जाया जा रहा है, जर्मनी और इटली में। इटली के एवियानो एयरबेस में इनको रीपोजीशन किया जा रहा है, और कुछ F-16 जहाज़ स्पैंग डेहलम एयरबेस, जो जर्मनी में नाटो का एयरबेस है, वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। और F-22 जो जहाज़ हैं, ये वापस इनको रीपोजीशन अमेरिका के वर्जीनिया में किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर ये जहाज़ अब कई सौ किलोमीटर पीछे किए जा रहे हैं ईरान की मिसाइल से बचने के लिए। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये सवाल प्राइड का है, प्रेस्टीज का है, साख का है। और हर जहाज़ पर जब निशाना साधा जाता है, अमेरिका की प्राइड, अमेरिका की साख धूल में मिलती है।
और दोस्तों सच्चाई ये भी है कि अमेरिका का जो सबसे खौफनाक, सबसे खतरनाक वॉरशिप है, जंगी जहाज है, जहाजी बेड़ा है, यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिसपे 5-5 हजार नाविक सेलर सवार होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर जिसमें लड़ाकू विमान भी जो है आप कह सकते हैं तैनात हैं। इतना बड़ा जहाज, जंगी जहाज जो गल्फ ऑफ ओमान में खड़ा था, जब फायरिंग शुरू करी मिसाइल से इस्लामिक नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास से, ये जहाज पीछे आने लगा, अरब सागर की तरफ पीछे आने। इतना बड़ा जंगी जहाज पीछे करना पड़ा मिस्टर ट्रंप को। और सिर्फ यूएसएस अब्राहम लिंकन नहीं, एक और जंगी जहाज यूएसएस फोर्ड जो इजराइल की मदद के लिए इजराइल के समंदर के पास पोजीशन किया गया था, उसको भी मिसाइल के डर से पीछे खदेड़ा गया, पीछे करना पड़ा मेडिटेरेनियन सी में। तो यानी स्थिति यह है कि ना सिर्फ पानी के जहाज पीछे लाए जा रहे हैं, अब हवाई जहाज भी पीछे हो रहे हैं, हवाई जहाज भी पीछे हो रहे हैं। और ये खौफ है ईरान की मिसाइलों का, ड्रोन्स का। अब दोस्तों वेस्टर्न मीडिया या बाकी मीडिया ट्रंप के कसीदे पढ़े, अमेरिकी फ़ौज के कसीदे पढ़े, लेकिन सच्चाई ये है, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर पानी के जहाज पीछे हट रहे हैं, जंगी जहाज पीछे हट रहे हैं और हवाई जहाज भी पीछे हट रहे हैं, तो आगे की जंग मिस्टर ट्रंप कैसे लड़ेंगे ईरान से? क्वेश्चन नंबर 1। और सवाल नंबर 2, जो जहाज F-35 जिसको रडार पकड़ नहीं पाता, जिसको कोई मिसाइल सिस्टम गिरा नहीं पाता, छू नहीं पाता, उसको ईरान की जो सेना है, फौज है, इस्लामिक सेना जो है, IRGC जिसे कहते हैं, वो कैसे ठोक रही है, कैसे ठोक रही है। यानी सवाल यह है कि ईरान के पास वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो F-35, F-16, F-22, F-15, दुनिया की जो सबसे महंगी मशीनें हैं आसमान की, उन्हें कैसे ठोक रही है? सवाल नंबर 2। और ये दोनों सवाल मैंने वॉर हिस्टोरियन, ईरान को समझने वाले, उसकी टेक्नोलॉजी को समझने वाले, रूस और चीन के कनेक्शन को समझने वाले अमरीश मिश्रा से किए, और उनके जवाब चौंकाने वाले हैं, क्योंकि सारी अंदर की बातें आज पहली बार वो आपसे कहने जा रहे हैं। अब दोस्तों इससे पहले कि आप अमरीश जी को सुने, एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो मैं आपसे करता रहता हूँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को, अगर आपने वाकई सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा वीडियो का। और दूसरा, अगर आपके दोस्त या जानने वाले हों, उनसे भी कहिए कि भाई ये वीडियोस देखें, अगर आपको अच्छे लगते हैं, हो सकता है उनको भी अच्छे लगें, वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमेशा की तरह अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए, अगर ये वीडियो में कोई कमी रह गई है, कोई भी कमी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, और किस तरह के आप वीडियो देखना पसंद करेंगे, वो भी ज़रूर बताइएगा। अमरीश भाई, दुनिया चकित है देखकर कि अमेरिका के जो जहाज़, जिनको रडार नहीं पकड़ सकता है, जो अदृश्य माने जाते हैं, F-35 $100 मिलियन का जहाज, ये कल गिराया गया था और आज F-16 गिरा दिया गया। जहाज ऐसे हिट हो रहे हैं जैसे गुलेल से आप चिड़िया हिट कर रहे हो। ये हाल है इस वक्त अमेरिका का। इसके पीछे खेल क्या है? क्या वाकई यूएस एयरफोर्स, दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेना, हिली हुई है इस वक्त? ऐसा है दीपक जी कि आप ये बताइए कि बड़ी सी कोई चीज दिखा के जिसकी टेक्नोलॉजी बड़ी भयंकर है, आप कब तक दुनिया को बेवकूफ बनाएंगे? आपको जंग में टेस्ट तो करना होगा उसको। आज जो हुआ है, अमेरिका, ये F-35 नहीं गिरे, ये अमेरिका की साख धूल में मिल गई। ओ माय गॉड। बिल्कुल, साख लेकिन आज धूल तो में मिल गई। F-35 तो कल गिरा था अमरीश भाई, आज F-16। भले ही अरे तो उसको इजराइल की वायुसेना उड़ाए, है तो जहाज अमेरिका का। और तीन F-16 हिट हुए, 3 F-16 $1 मिलियन के जहाज हैं ये। देखिए, F-35 जो है वो 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, यानी वो दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं देता। ठीक है। और उसको मारा पहले, रडार नहीं पकड़ सकती। हाँ। उसके बाद F-16, F-15 को मारना बहुत आसान है। जो हथियार F-35 को मार सकता है, वो F-15, F-16 को तो ऐसे बैठे बैठे मार देगा। बात खत्म हो गई। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर जो जहाज रडार नहीं पकड़ सकता, F-16 जैसे जहाज, F-15 जैसे जहाज, जो मतलब एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी है दुनिया पर, मतलब इन जहाज के बल पर अमेरिका रौब गांठता है, ये जहाज गिर रहे हैं, आप कह रहे हैं साग धूल में मिल रही है। तो ऐसा ईरान के पास कौन सा फार्मूला आ गया, कौन सा जादू आ गया, कौन सा मंत्र आ गया कि जहाज गिर रहे हैं, हिट हो रहे हैं? ये देखिए, रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम,
चाइना का सैटेलाइट सिस्टम और जीपीएस, जी। अमर अकबर एंथनी। और ईरान तो है ही, आप तो जानते ही, मिसाइल बनाने में माहिर, अमर अडेप्ट करने में अकबर माहिर। एंथनी, मतलब आप ये कह रहे हैं पुतिन और खामनाई और शी जिनपिंग तीनों मिल जी गए हैं? जी, बिल्कुल तीनों। और ये लेकिन जो, जी, जी, नहीं नहीं, आप मैं ये बताइए। पूछना चाह रहा था, हाँ मैं ये पूछना चाह रहा था, माफ कीजिए टोका मैंने आपको बीच में, तो लेकिन जिज्ञासा थी, क्या ये खेल वही तो नहीं है जो ऑपरेशन सिंदूर में एक दो दिन चाइना ने पाकिस्तान के जरिए खेला था जब राफेल गिराए थे? क्या ये वही टेक्नोलॉजी है, ये वही जादू है, ये वही वही मंत्र है जो इस वक्त ईरान के हाथ में है? अब इसमें क्या कहें, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, ये वही चीज है। जो देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान की वो चाइनीज नहीं, एयरप्लेन उड़ा रहे पाकिस्तान थे। तो मुखौटा था, पाकिस्तान तो कुछ था हाँ, ही जे नहीं, जे 16 कठपुतली वो था। चाइना के जहाज मैंने उड़ा रहे थे। और जो जी, PL-15 मिसाइल थी चाइना की, जिसमें जीपीएस सिस्टम और सैटेलाइट नेविगेशन अपने आप था, वो टारगेट खुद खुद ढूंढती थी, उससे हालत ओके खराब हो गई ऑपरेशन सिंदूर में। वही चीज अब यहां हो रही है। ओके, एक मिनट मैं दोस्तों को समझा दूं। अमरीश भाई कह रहे हैं कि भाई ये जो सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम का जो सिस्टम पकड़ता है जहाज को और मिसाइल मारता है, ये सिस्टम रूस का है, पुतिन साहब का सिस्टम है। जो मिसाइल है उसमें तो ईरान को महारत हासिल है, दुनिया दहली हुई है उससे, अमेरिका की जो है हालत खराब है। और जहां तक सैटेलाइट सिस्टम का बात है कि जहाज किस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर है, जहाज कितनी स्पीड से आसमान में है, ये सारा लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव डेटा जो है चाइना प्रोसेस करके दे रहा है, और उस प्रोसेस डाटा पर मिसाइल फायर हो रही है, वो भी नेविगेट कर रही है। ये बता रही, यानी इनका ये कहना है कि अमर अकबर एंथनी यानी शी जिनपिंग, मुस्तबा खामनाई की फौज और प्यूतिन की एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी मिलकर अमेरिका को सता रही। अब मुझे एक चीज और बताइए, अगर F-35, F-16, F-15, क्योंकि कुवैत में भी हमने देखा दो तीन जहाज जो है वो गिरे थे, एकदम चिड़िया की तरह गिरे थे, हालांकि पर्दे डाले थे उस पर अमेरिका ने। उसके बाद हमने देखा जो रिफ्यूलिंग प्लेन था वो गिरा, KC-135, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसी तरह के कुछ जहाज सऊदी अरब के हवाई अड्डे पर थे, वहां पर चार पांच जहाज डैमेज किए, वो भी मिसाइल अटैक हुआ। क्या आपको लगता है कि अब ये जो जहाज हैं, फाइटर जेट्स हैं, 100-100 मिलियन डॉलर के जहाज हैं, इनको रीपोजीशन किया जा रहा है? क्या मिडिल ईस्ट में जो जहाज है वहां से हटाए जा रहे हैं? क्योंकि खबरें आ रही हैं कि इनको ब्रिटेन में जो है अब इनको तैनात किया जाएगा। कुछ जहाज वहां से जर्मनी के जो एयरबेस हैं वहां जा रहे हैं, कुछ जो हैं वो इटली जा रहे हैं। क्या ये बात सही है कि अब इन जहाज़ों को मिडिल ईस्ट से हटा रहा है, इन फाइटर जेट्स को, और यूरोप में रिपोजिशन कर रहा है देखिए, अमेरिका? इसको इसको कहा जा रहा है रीपोजिशनिंग, लेकिन ये है पीछे हटना, ये है हार। क्योंकि आप देखिए, मिडिल ईस्ट से आप जहाज आप यूके ले जा रहे हैं, और उसके बाद आप जर्मनी ले जा रहे हैं, फिर आप वर्जीनिया ले जा रहे हैं अमेरिका में। ओके। तो और उनको ये भी डर है कि अब जो अगला कदम ईरान का होगा, जो जो अगर मिडिल ईस्ट में जहाज इनके रह गए, तो वो सीधे जी, जो जहाज पार्क हैं, खड़े हुए हैं, उन पे ईरान ना मार दे। मतलब आप कह रहे हैं कि जो जहाज, ये चाहे F-35 हो चाहे F-15-16 हो, ये जहाज जो जॉर्डन के एयरबेस पे थे या साइप्रस के एयरबेस पे थे, अब इनको इंग्लैंड लिया जा रहा है। लेकिन हीथ जो एयरबेस है, सबसे बड़ा एयरबेस यूएस का इंग्लैंड में है, ब्रिटेन में, वहां पर इनको ले जा रहे हैं, जर्मनी में ले जा रहे हैं, डर के मारे ले जा रहे हैं। डर के मारे ले जा रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान खड़े जहाजों को ना मार दे। जो उसने कभी सऊदी अरब इतिहास में में मारे ऐसा नहीं हुआ। 5, जो 5 जहाज उसने मारे जो 5 जहाज मारे, सऊदी अब अरब में। वो तो हवा में, जब वो जहाज हवा में थे तब मारे, जो खड़े हैं उनको ना मार दे, नहीं नहीं, तो सऊदी अरब अमेरिका में, तो खत्म ही हो जाएगा। सऊदी अरब में जो इनके रिफ्यूलिंग जहाज थे, वो सऊदी अरब में एयरपोर्ट पे ही मारे हैं, जो एयरपोर्ट पे जो मारे, इराक में भी मारे, शेटो टैंकर्स, इसमें जी 6 अमेरिकन मारे गए इराक जी। में। ठीक है ना, वो अमेरिका ने माना। अब अमेरिका को डर है कि जो भाई जहाज हैंगर में खड़े हैं, उन्हीं को मार देगा ईरान। अब क्या होगा? क्या हर जहाज ना सिर्फ 100 मिलियन या 60 मिलियन डॉलर की इनकी कीमत होती है, तो कीमत, कॉस्टिंग तो है इसमें इन्वॉल्व, लेकिन मनोबल गिराती है, एयरफोर्स का मनोबल गिराती है, अमेरिका का।
उसकी जो प्रेस्टीज है, मतलब जो घमंड, जो गुरूर हमको झलकता है अमेरिकी राष्ट्रपति में, वो जो उस दमखम है, उसके पीछे जो जहाज हैं, फाइटर जेट्स हैं, अगर ये टारगेट पर आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो युद्ध है, ये जो जंग है, इस पर भी असर पड़ेगा? खासकर अमेरिकी फौजें जो हैं या अमेरिकी जो जवान है, उस पर असर पड़ेगा कि मेरा जहाज़ F-35 टारगेट हो गया, मेरा जहाज़ F-16 टारगेट हो गया, और जो पायलट हैं, जो फाइटर पायलट्स हैं, इनको भी थोड़ा सा एक झटका लगेगा साइकोलॉजिकल, कि जहाज़ जो अभी तक जिसको कोई छू नहीं सकता था, इसको छुआ जा सकता है, इस पर मिसाइल हिट हो सकती है। क्या पायलट भी थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है युद्ध में? साइकोलॉजिकल प्रेशर तो होता ही है, लेकिन ये चौथा झटका है। देखिए, फिफ्थ फ्लीट जो थी उसका हेडक्वार्टर खत्म हो गया, बहरीन में। हाँ, बहरीन में। उसके बाद जो सेंटकॉम का ऑफिस था, यानी जो पूरा मध्य एशिया का सेंट्रल सेंट्रल कमांड, कमांड अमेरिका का था, अमेरिका अमेरिका का जो सेंट्रल कमान है, मध्य कमान है, यानी मिडिल ईस्ट का जो हेडक्वार्टर है, सेंट्रल कमांड जी, उसका उसका 1.1 बिलियन डॉलर का रडार मार दिया। ओ, अब ये दूसरा झटका, तो सेंटकॉम बेकार हो गया। ओके। उसके बाद कुवैत में जो सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर बेस है वो मार दिया, उड़ा दिया। अपाचे तो रेस्क्यू, हेलीकॉप्टर्स जहां पर खड़े थे, अपाचे उसका उसकी फाइटर अहमियत जी। समझिए, वो वहां से रेस्क्यू मिशन, अगर ग्राउंड ऑपरेशन होता, या ग्राउंड ऑपरेशन अगर जो ट्रंप कह रहे थे कि होगा, तो उसको, उसमें जो इंजर्ड होंगे उनको बचाने के लिए कुवैत में हेलीकॉप्टर तैयार थे, उनको मार दिया। और ये ओहो, आज ओहो। F-30 और जहाज मार दिए, तो अब ग्राउंड इन्वेजन कैसे होगा? अमरीश भाई, एक सवाल और आपसे मुझे लगता है पूछना चाहिए, क्योंकि आप तो 2 महीने पहले ही ईरान में थे, जिस वक़्त प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा था, चाहे लारिजानी हो, चाहे पेजेश्कियान जो प्रेसिडेंट हैं, या फिर इमाम खामनाई के तमाम सलाहकार, उन सब से आप मिलकर लौटे। वहाँ पर आप मिसाइल एक्सपर्ट से भी मिले, संपादकों से मिले, और तमाम लोगों से आप मिले, और उस टेरेन को भी आप जानते हैं, वहाँ की फ़ौज को भी आप समझते हैं, और फिर वॉर हिस्टोरियन हैं। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था, उम, कि मतलब अगर अमेरिका के जो जंगी जहाज़ हैं, जो पानी के जहाज़ हैं, और सबसे बड़ी वॉरशिप है दुनिया की, जैसे यूएसएस अब्राहम लिंकन, 5,000 उसमें सेलर्स होते हैं। इसी तरह से यूएसएस फोर्ड जो इज़राइल के पास खड़ा था, या फिर अभी जो जहाज़ 2 दिन पहले आया है, यूएसएस ट्रिपोली, जिसमें बोल दिया। 4-5 हज़ार जो है कमांडोज़ हैं, मेरीन कमांडो हैं। ये जो जहाज़ पानी के पीछे हट रहे हैं, खासकर हॉर्मुज़ की जो स्ट्रेट है या अरेबियन सी है, वहाँ से पीछे हट रहे हैं। और अब जो है, आप कह रहे हो कि हवाई जहाज़ भी पीछे हट रहे हैं, वो वहाँ से हट के जॉर्डन से, साइप्रस से हटकर वो ब्रिटेन और जर्मनी के बेस में जा रहे हैं। तो भाई, जब पानी का जहाज़ पीछे आ रहा है, हवाई जहाज़ पीछे जा रहा है, तो अमेरिका फिर मतलब उसके पास बचा क्या फिर? मैं पूछ रहा हूँ। अमेरिका हार की कगार पे है दीपक जी। क्या चीज़? अमेरिका हार की कगार पे है। ओह माय गॉड! सोच वो समझ के बोलिए भाई अमरीश भाई, इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब भाई दुनिया इतनी, थर्राती है, बड़े-बड़े प्रधानमंत्री थर्राते हैं, तो 70-80 इंच की छाती प्रधानमंत्री वाले। था। हाँ, तो देखिए क्या है कि जब जंग शुरू नहीं हुई थी, उस समय भी लोग कह रहे थे जंग शुरू नहीं होगी, ईरान डर जाएगा, लेकिन डरा नहीं। जंग शुरू हो गई, फिर हुआ, ईरान हार गया, पहले 2 दिनों में हारा नहीं। आज इस स्थिति में आ गए, आज इस स्थिति में ईरान पूरी जंग को ले आया है कि अमेरिका हार की कगार पे है। और ये वेस्टर्न अखबार लिखने अलग अलग तरीके से, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट ठीक, जर्नल, ठीक। वॉशिंगटन पोस्ट। नहीं, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। इसका मतलब आप कह रहे हो कि अगर अमेरिका पीछे हट रहा है ट्रम्प बैकफुट में, तो क्या इसीलिए मिस्टर ट्रम्प ने सैंक्शंस जो हैं वो हटा लिए कुछ दिन के लिए, पाबंदियां जो लगी थी ईरान पर हटा ली? मतलब युद्ध से पहले जो पाबंदी नहीं हटी, वो मार खाने के बाद हटा दी पाबंदी, कि कुछ वक्त के लिए ईरान अपना तेल बेच सकता है वर्ल्ड मार्केट प्राइस पे। इसका क्या मतलब है? क्या ये एक तरह की सौगात दी जा रही है ईरान को? एक तरह की आप उसको रिश्वत दे रहे हैं कि भैया ये पकड़ो अपना पैसा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो तेल बेचेगा ईरान, महीने भर में बिलियन डॉलर कमा लेगा। अरे नहीं, इसको अंडर एस्टिमेट लोग कर रहे हैं। ये बताइए दीपक जी, आज 21 मार्च है, 22 दिन की जंग हो गई, अमेरिका हर दिन 1.1 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है, इजराइल 800 मिलियन डॉलर खर्च कर रहा है।
क्या आपको लगता है कि 22 दिन की जंग में ईरान में टोटल कितना खर्च हुआ? ओ ईरान का जो खर्च हुआ है, सोच लीजिए आप, ये बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रहा नहीं, हूं। मैं तो नहीं बता पाऊंगा, आप ही बता पाएंगे नहीं, भाई, मैं ईरान के आपको एक्सपर्ट बता आप रहा हैं, मैं हूं। थोड़ी ना हूँ। मैं आपको बता रहा हूं, $100 मिलियन, जो कि $10 करोड़ होता है केवल, और $1 बिलियन $100 करोड़ होता है, और 800 करोड़, ये 800 जी। मिलियन डॉलर $800 करोड़ होता है। हार्डली उसका 100 मिलियन 200 मिलियन खर्च हुआ होगा, और उसको ये जो 178 मिलियन बैरल्स का जो वो तेल बेचेगा, उसका मुनाफा है $14 बिलियन। ओ माय गॉड, मतलब आप कह रहे हैं कि 1 बिलियन खर्च हुआ ईरान का और 14 बिलियन कमाने का मौका मिल गया। मौका मतलब ये हो गया, ये अब हो गया, मौका नहीं मिला, हो गया। तो इसका मतलब ये मानूं कि ये जो पाबंदी हटाई है, ये जो सैंक्शंस हटाए हैं मिस्टर ट्रंप ने, और आज उन्होंने डिसीजन भी लिया उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने, और ईरान को इजाज़त भी दे दी। हालांकि ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई हमने इसलिए पाबंदी हटाई ईरान से क्योंकि हम चाहते हैं कि जो क्योस है, ये जो एक तरह से पूरे दुनिया भर में त्राही त्राही तेल के लिए मची हुई है, उसकी सप्लाई को किसी तरह से थोड़ा सा हम फैसिलिटेट करें। यानी कहीं ना कहीं उस क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए हमने ये ईरान को मौका दिया। लेकिन आप कह रहे हैं कि बहती गंगा में ईरान ने हाथ धो लिया, जो भी खर्च किया उससे ज़्यादा पैसा कमा लेगा। 100%। और यही, जो पैसा पीस टाइम के टाइम पे नहीं कमाया, वॉर टाइम में कमाएगा वो। बिल्कुल। और इसके बाद तो फिर ईरान को आप दोबारा सैंक्शन लगा के देखिए। मतलब आप सोचिए, अमेरिका कहां खड़ा है। सैंक्शंस की पॉलिसी उसकी 47 साल की, वो खत्म, उसकी मिलिट्री खत्म, उसकी उसकी एयरफोर्स पीछे हट रही है, उसकी नौसेना पीछे हट रही है, इसराइल तबाह हो रहा है। चलिए एक चीज़ और बता दीजिए, ट्रंप ने आज जो ये कहा कि साहब हमने जो ईरान है उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो थी नतान्स वगैरह में, जहाँ एनरिच यूरेनियम है और न्यूक्लियर के भंडार हैं, हमने वहाँ पर पूरी तरह से आज बॉम्बिंग करके उसको हमने ख़त्म कर दिया। क्या ये एक बहाना ढूंढ रहे हैं मिस्टर ट्रम्प कि अब दुनिया को बता देंगे कि हमने वहाँ का जो न्यूक्लियर भंडार है उसको हमने ख़त्म कर दिया, हमने जो है मिसाइल प्रोग्राम्स उनके ख़त्म कर दिए, और अब हम जंग जीत गए और हम ख़त्म कर रहे हैं? क्या ट्रम्प अब इस युद्ध से बाहर निकलने का एक रास्ता ढूंढ रहे हैं? बिल्कुल, ट्रम्प इज लुकिंग फॉर एन एग्जिट स्ट्रेटेजी, कि बाहर निकलने का, जैसे आपने कहा, बाहर निकलने का रास्ता। लेकिन मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि ट्रम्प की क्रिएटिविटी भी नहीं है। मतलब आप सोचिए कि जून 2025 में जो ईरान पे हमला हुआ था वो फरेब से, अभी जो हुआ वो दोबारा फरेब से। उसके बाद उस समय भी ये पीछे हटे थे, ये कह के कि हमने न्यूक्लियर फैसिलिटी खत्म कर दी है। आज भी ये कह के हट रहे हैं कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज खत्म हो गई। तो सोचिए, आपके एक पूरा उपहास चलिए हो गया आखिरी सवाल अमेरिका। समझ गए, आखिरी आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। अब ट्रम्प ट्रम्प बहुत हो गया। क्या ट्रम्प को नेतन्याहू ने फंसाया? आपके पास क्या रिपोर्ट है? नेतन्याहू ने फंसाया और नेतन्याहू को मोसाद के चीफ ने फंसा दिया उल्टी सीधी जानकारी देके? देखिए, ऊपर एक से दो तो लाइन ऐसे ही में लग जी। रहा है। हैं? बिल्कुल, ऊपर से ऐसे ही लग रहा है कि मोसाद की फीडिंग थी, नेतन्याहू को मोसाद पे जरूर ज्यादा विश्वास था। ट्रम्प से उसने कहा, ट्रम्प ने बिना सोचे उसको ओके कर दिया। ये बात सही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि ट्रम्प के ऊपर जो जायोनिस्ट जूविश लॉबी का प्रेशर था, ये उसकी भी हार है। और ये हार अमेरिका इजराइल से बड़ी हार है, क्योंकि दुनिया को ये कंट्रोल करती है जूविश लॉबी अपने पैसे से। उसकी हार ओके। का मतलब ये है, वर्ल्ड ऑर्डर कहीं ना कहीं हिल गया है। व्यवस्था बदले। लेकिन अभी तो फिलहाल जंग चलेगी ऐसा लगता है, आसार है, क्योंकि आज भी मुस्तबा खामनई ने कहा है कि ये जो जंग है शुरू किसी ने भी की हो, ख़त्म हम करेंगे। ये जंग अगर ख़त्म होगी तो हमारी शर्तों पर होगी, और हमारी सबसे बड़ी शर्त ये है कि सबसे पहले मिस्टर ट्रम्प वो अपनी जो मिलिट्री है, आर्मी है, वो गल्फ़ की सारी कंट्रीज़ से वो वहाँ से विथड्रॉ करें, वो वापस करें, तब हम विचार करेंगे बातचीत पर। अब ये बहुत बड़ी शर्त है, और इस पर मैं अलग से फिर अमरीश जी से बात करूँगा। भाई बिज़ी आदमी हैं आज की तारीख में, और तमाम चैनल्स पे भी रहते हैं। अमरीश भाई, आपने आज जो कुछ चीज़ें ये बताई कि अमेरिका कितना घबराया हुआ है, कि पानी के जहाज़ भी पीछे है, हवाई जहाज़ भी पीछे कर रहा है, और बचने का, निकलने का एक रास्ता ढूँढ रहा है, उसकी रणनीति बनाई जा रही है ट्रम्प। और इसीलिए पाबंदी भी हटा ली,
जो पाबंदी बरसों बरस से लगी हुई थी ईरान पर। कुल मिलाकर ट्रंप प्रेशर में हैं, ट्रंप बैकफुट पर हैं, ट्रंप पीछे हट रहे हैं और जैसे-जैसे वो पीछे हट रहे हैं, मैदान पर कब्ज़ा जो है ईरान का हो रहा है और जब तक ये हॉर्मुज़ के स्ट्रेट में, हॉर्मुज़ की खाड़ी में जब तक गर्दन फँसाकर अमेरिका की ईरान रखेगा, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि छटपटाहट रहेगी अमेरिका में। और वैसे भी अमेरिका और इज़राइल में अब झगड़े भी बढ़ते चले जा रहे हैं। अमरीश भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया आप इस प्रोग्राम में आए। थैंक यू सो मच सर for joining this थैंक यू, program थैंक and यू। highlighting the real stories behind the curtain. Thank you so much, sir.